हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग आज हम शुरू करते हैं, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ रेशो एनालिसिस। फंडामेंटल्स ऑफ रेशो एनालिसिस। ओके, फंडामेंटल। इसमें सबसे पहले अभी फंडामेंटल ऑफ रेशो एनालिसिस समझाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज के बारे में बात करूंगा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलावा आपके अकाउंटिंग में भी आपको यूज में आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट रेशो है करंट रेशो। करंट रेशो क्या होता है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट रेशो है टोटल असेट्स टर्नओवर रेशो। टोटल असेट टर्नओवर रेशो। टोटल असेट टर्नओवर रेशो क्या होता है? नेट सेल्स अपॉन टोटल असेट्स। ओके, नेक्स्ट इज कैपिटल टर्नओवर रेशो। कैपिटल टर्नओवर रेशो ये क्या होता है? इक्वल टू नेट सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? दैट इज लॉन्ग टर्म फंड। ठीक है, तो ये हम कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज आपको बताने जा रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है दैट इज वेरिएबल कॉस्ट रेशो। ये होता है वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो। कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो। कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। हाँ, एक होता है इस रेशो को हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो भी कहते हैं। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो दैट इज पीवी रेशो। हाँ जी, पीवी रेशो। हाँ सर, ये तो कॉस्टिंग में हमने बहुत पढ़ा है। ठीक है, ये दोनों रेशो मिला के 100% होते हैं, 100 होते हैं। इसका मतलब
कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो को हम 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो भी कर सकते हैं। ये प्लस करके 100 होते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो भी कर सकते हैं। ओके, तो पीवी रेशो इक्वल टू हाँ जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज हैं, ये आप नोट कीजिए, फिर मैं कुछ और इंपॉर्टेंट रेशोज आपको नोट कराता हूं, फिर एक एक करके हम इन रेशोज के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, हुआ कुछ नोट? कर लीजिए, आराम से कीजिए। ये बेटे हो गया करंट रेशो, ये हो गया नेट सेल्स अपॉन टोटल असेट्स, नेट सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स, कंट्रीब्यूशन अपॉन नेट सेल्स, और इसको 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो करके ये पीवी रेशो आ जाता है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज हैं, ठीक है। अब हम कुछ और रेशोज के बारे में आपको बताते हैं। ये आपने किया नोट? हाँ सर। अब नेक्स्ट इज डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो हाँ जी, डेट इक्विटी रेशो debt equity ratio means that is debt का मतलब लॉन्ग टर्म डेट, डेट इज लॉन्ग टर्म अपॉन इक्विटी, इक्विटी मीन्स नेट वर्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। इसको शेयर होल्डर्स फंड और इक्विटीज और प्रोप्राइटर्स फंड भी कहते हैं, यानी इक्विटी इंक्लूडिंग रिजर्व्स, डेट ऑब्लिक इक्विटी। उसके बाद एक नेक्स्ट आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑब्लिक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROCE शॉर्ट में, या ROI इक्वल टू EBIT। EBIT क्या होती है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दैट इज यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स,
इंटरेस्ट और टैक्स लगने से पहले जो भी इनकम होती है उसको हम नेट ऑपरेटिंग इनकम भी कहते हैं, डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां याद रखने वाली बात ऐसी है, नोट कई बार इसको कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी यूज करते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी यूज करते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? दैट इज ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल अपॉन 2, या फिर ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अपॉन 2, या फिर क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अपॉन 2। किसी भी तरीके से हम एवरेज कैपिटल भी इसमें कई बार यूज करते हैं, तो हमें ये देख लेना है। तो ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है ये सारा लॉन्ग टर्म फंड होता है, यानी इक्विटी भी और अदर फंड भी। लेकिन अगर हम इसी को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जगह एक और निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इक्विटी। हाँ जी, रिटर्न ऑन इक्विटी भी निकालते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? आरओई। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? अर्निंग्स available for equity shareholders, equity available for equity shareholders upon equity shareholders fund into 100। तो हम रिटर्न ऑन इक्विटी क्या निकालते हैं? दैट इज अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर। इसका मतलब इसमें से इंटरेस्ट भी घट गया और अगर कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है तो वो भी घट गया। ओके, यानी इसको यदि हमें समझना हो तो अर्निंग अवेलेबल इक्वल टू अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स इक्वल टू आएगी अर्निंग आफ्टर टैक्स। हाँ जी, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इन माइनस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इफ एनी। इसको लेस करने के बाद में जो अमाउंट आएगी डेट विच बी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, तो ये अब कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज हमने आपको ये बताए, ये आप नोट कीजिए। फिर हम आपको कुछ और चीजें और कुछ डिस्कशंस आपसे करते हैं।
ठीक है, ये किया नोट आपने। ये आपका हो गया डेट, लॉन्ग टर्म डेट लेने, इक्विटी, इक्विटी का मतलब नेट वर्थ, डेट इक्विटी रेशो के अंदर शेयर होल्डर्स फंड और प्रॉपर्टी फंड। फिर हमको निकालना आरओसी और आरओआई, एक ही बात है। इसके लिए हमें ईवीआईटी, यानी ईवीआईटी क्या होती है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज लॉन्ग टर्म फंड। नोट, कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100। ठीक है, तो ये क्या है, अर्निंग्स बिफोर टैक्स माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये आ गया। उसमें से हमने प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर दिया, हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लेस कर दिया, ये आ गई अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स। ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड वाला जो है, कई बार हम लोग इसको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी यूज करते हैं। यदि एवरेज निकालना हो तो हम ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल अपॉन 2 करेंगे, और ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट का आधा। यदि इस तरह नहीं निकाल सकते, क्लोजिंग या ओपनिंग नहीं दी हुई, तो ओपनिंग से भी निकाल सकते हैं, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट का आधा, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय 2, या क्लोजिंग में से प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर उसका हाफ घटा के हम निकाल सकते हैं। तो ये हमने मोटा मोटा आपको सिस्टम बताया। यदि आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल एम्प्लॉयड जिस तरह भी ये निकालना है, तो आप उसका एक नोट दे दीजिए। हाँ जी, बात कुछ कुछ समझ में आ रही है? कुछ आया समझ में? तो हमने क्या क्या समझा इसके अंदर, फंडामेंटल ऑफ रेशो एनालिसिस में हमने समझा डेट इक्विटी फंड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। डेट इक्विटी फंड क्या होता है कि हमारी कितनी इक्विटी है और कितना डेट है, यानी कितना शेयर्स है और कितना बाहर का लोन है। ये इसको आप समझ लिए आउटसाइड फंड अपॉन इनसाइड फंड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके अंदर क्या होगा, रिटर्न आ गया डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ऊपर आ गया डिवाइडेड बाय इक्विटी। ओके, तो ये हमारे कुछ रेशोज हुए। अब आ जाइए, एक रेशो आपको इंपॉर्टेंट और मैं आपको बताता हूं, डेट इज अर्निंग पर शेयर। ये जो हमने निकाली अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स, इसको डिवाइड कर देते हैं बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये हमारी आ जाती है, इसको हम कहते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। एक रेशो और है, ये है अर्निंग पर शेयर, यानी अर्निंग पर शेयर इक्वल टू क्या होगा, इक्विटी अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। हाँ जी, बात आ रही है कुछ कुछ समझ में? हाँ जी, कुछ कुछ नोट किया। हाँ जी, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, एक एग्जाम्पल करेंगे, जिससे कि इनके बारे में हम कुछ समझ सकें। ये आपने कॉपी किया? हाँ जी, इसको हम इरेज कर दें। तो ये हम लोग
अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। हाँ जी, अब ये जो क्वेश्चन है एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हमारे को दिया हुआ है सेल इक्वल टू 1 करोड़, सेल इक्वल टू 1 करोड़, वेरिएबल कॉस्ट 50%, फिक्स कॉस्ट 30 lakhs, कैपिटल टर्नओवर रेशो 0.8, डेट ऑन इक्विटी, डेट इक्विटी रेशो दिया हुआ है 0.75, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 12%। अब ये चाहता क्या है, ये हमसे चाहता है DOL निकालना, दूसरा हमारे को चाहता है ये DFL निकालना, DCL निकालना, ये सारी चीजें हमारे को निकालनी है। तो यानी अभी तक जो हमने लीवरेज का चैप्टर था इसमें इन रेशोज का यूज है। हाँ जी, तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सेल 1 करोड़ लेस वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं 50 lakhs, तो हमारा आया 50 lakhs। ये हमारा हो गया कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितनी आया 30 lakhs, तो हमारा कितना निकाला हमने, कितना 20 lakhs। ये हमारी होगी EBIT। हाँ जी, अब हमारे पास कंट्रीब्यूशन भी है और EBIT आई, तो हम DOL तो निकाल ही सकते हैं। तो हमने DOL निकाल लिया, DOL 50 lakhs
अपॉन 20 लैक्स, ये हो गया 2.5। ओके, अब डीएफएल के लिए हमको क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो हमारे को ये दिया हुआ कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो कैपिटल टर्नओवर रेशो क्या क्या होता है, कैपिटल टर्नओवर रेशो। हाँ जी, याद आ रहा है कुछ, बताइए। हाँ जी, सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। सेल हमारी कितनी है, 1 करोड़। तो ये दिया हुआ कितना, 0.8। तो 0.8 इक्वल टू 1 करोड़ अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। दैट मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू 1 करोड़ अपॉन 0.8 इक्वल टू 1 करोड़ 25 लैक्स। हाँ जी, दैट इज 1 करोड़ 25 लैक्स। यस, अब हमारा डेट की इक्विटी है 0.75। तो डेट इक्वल टू क्या हो गया, डेट अपॉन इक्विटी इक्वल टू 0.75। डेट इक्वल टू 0.75 of capital employed 1 crore 25 equal to rupees 93 lakhs 75,000। हाँ जी, क्लियर बेटे, कोई बात नहीं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं आप, आराम से करिए। अब इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट है 12%। हाँ जी, इंटरेस्ट रेट 12%। तो हम ये वाली जगह यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट इक्वल टू कितना हो गया, इंटरेस्ट इक्वल टू 93,75,000 इंटू 12%। हाँ जी, इक्वल टू 11,25,000। 11,25,000। अब ईवीटी क्या हो गया हमारा, ईवीआईटी हमको पता है 20 लैक्स माइनस 11,25,000। तो हमारा क्या कितना हो गया, ईवीटी हो गया 8,75,000। हाँ जी, बताइए। तो अब हम निकाल सकते हैं डीएफएल इक्वल टू ईवीआईटी अपॉन ईवीटी, यानी 20 लैक्स अपॉन 8,75,000, दैट इज 2.28। और कंबाइंड निकालना है, यदि हमें डीसीएल निकालना है, डीसीएल कहाँ निकालें, हाँ जी, तो डीसीएल निकालना है, दैट इज 2.5 इंटू 2.28 इक्वल टू हमारा हो गया 5.70। ओके, तो बात समझ में आई कि हमारा कंबाइंड क्वेश्चंस 2 चैप्टर से मिलके, ऑपरेटिंग लीवरेज एंड रेशियो से मिलके भी क्वेश्चंस बन सकता है। हाँ जी, कुछ कुछ बात समझ में आ रही है, करिए करिए, नोट करिए।
तो ये किया नोट। अब हम चलते हैं अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट रेशो हम आपको बताते हैं, दैट इज लिक्विड रेशो। ये लिक्विड रेशो क्या है? जैसे करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स भी दो तरह की होती हैं, एक लिक्विड और एक इनलिक्विड। तो लिक्विड रेशो इक्वल टू क्या होता है? लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज। तो लिक्विड लायबिलिटीज क्या होती है? तो अब हमें देखनी है क्या होती है लिक्विड एसेट्स और क्या होती है लिक्विड लायबिलिटीज। ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का पार्ट है। लिक्विड एसेट्स के ये जो करंट एसेट्स होती हैं और ये जो करंट लायबिलिटीज होती है, इसमें से कुछ चीजें हम निकाल देते हैं जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्जन नहीं हो सकता है जिनका। इसमें से हम लेस कर देते हैं माइनस स्टॉक, यानी स्टॉक को हमेशा इलिक्विड मान के चलते हैं। यदि कोई स्टॉक दिया हो लिक्विड तो उसको स्टॉक लिक्विड, इसको जोड़ देते हैं। ओके, और लिक्विड लायबिलिटीज, इनको कई बार क्विक लायबिलिटीज भी कहा जाता है। क्विक लायबिलिटीज, तो ये जो करंट लायबिलिटीज है इसमें से हम लेस कर देते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, लेस कर देते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, लेस कर देते हैं कैश क्रेडिट्स, लेस कर देते हैं डेफर्ड पेबल, डेफर्ड पेबल्स, डेफर्ड पेबल में जो भी कैरेक्टर्स पेबल आफ्टर 3 months, इनको करने के बाद जो आती है इसको कहते हैं लिक्विड लायबिलिटीज और इसको कहते हैं हम लिक्विड असेट्स। ओके,
तो इस तरह हम निकालते हैं लिक्विड रेशो। क्लियर? ये क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर हम बताएंगे। इससे भी आगे जाते हैं तो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो में ये जो लिक्विड एसेट्स है, लिक्विड लायबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें बेटे कुछ भी नहीं है, ये जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज है, उस करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में भी कुछ और भी लिक्विड पोर्शन होता है। जैसे करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी जनरली 1 साल का पीरियड हम देखते हैं, और इसके अंदर जनरली 1 क्वार्टर का देखते हैं, 3 महीने का करीब देखते हैं। तो इसलिए क्या होता है, ये जो स्टॉक्स हैं, ये लिक्विड स्टॉक, इन सबको माइनस कर देते हैं, और लिक्विड लायबिलिटी बैंक ओडी कैश है ना, इन सबको माइनस कर देते हैं। ठीक है? अब ये हम एग्जाम्पल से ये समझेंगे। ये यदि आपने कॉपी कर दिया हो तो हम इसको इरेज कर देते हैं, और एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कंप्यूटेशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को। एग्जाम्पल आप एक लेते हैं, इसके अंदर हम करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ करंट एसेट्स इसमें हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं करंट एसेट्स का, करंट लायबिलिटीज का, और उसके बाद में हम कर रहे हैं लिक्विड एसेट्स का एंड लिक्विड लायबिलिटीज का। ठीक है? 2 कंपनी है, एक कंपनी ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड। ठीक है? अब इसकी सबसे पहले हम करंट एसेट्स देखते हैं। करंट एसेट्स गिवन इन्वेंट्री एट कॉस्ट, $23 लाख, बी लिमिटेड की 45 लाख। ओके, ऐड करते हैं सन्ड्री डेटर्स, यहाँ नील, ये आपके 17 लाख। ऐड करते हैं कैश एंड बैंक बैलेंसेज, कैश एंड बैंक बैलेंसेज ये कितने हैं? 5,70,000, ये है 5,50,000 लेस
50% of debtors of B Limited due from C Limited, which is not in a position to pay. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 50% डेटर्स ऐसे हैं जो पे ही नहीं कर सकते। ये हमने माइनस कर दिए 8,50,000। ये करंट असेट्स नहीं है, ये तो जब कभी कोर्ट केस से पैसे आएंगे तब हम देखेंगे। तो ये हमारा हुआ करंट असेट्स का टोटल। हाँ जी, 28,70,000 and 59 lakh। हाँ जी, बात आती है समझ में? यस। तो ये आप नोट कीजिए, क्योंकि ये अरेंज करना पड़ेगा, तब हम लिखेंगे करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब आ जाइए करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज करंट लायबिलिटी में दिया हुआ सन्ड्री क्रेडिटर्स अंदर 15 lakhs, यहाँ दिया हुआ है 14 lakhs। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2 lakhs, 3 lakhs.